हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम थोड़ा सा पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ही आगे बढ़ेंगे। और हम देखो, जब भी स्टार्ट करते हैं उसके पहले अपना ट्रेंड रहता है कि हम जो पुरानी क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस थे उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में हम आज के कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देंगे। ठीक है, तो आप ये मेरे साथ पढ़िएगा। लेकिन देखो, पिछली क्लास में ना मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, इधर उधर एक बार पूछा जा चुका है, तो हमें उसका आंसर तो वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये मोस्टली तो आपके ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ले लेती हूँ। देखो, एक मैंने आपको एक टर्म बोला था GIAHS। ठीक है, ये होता है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। वापस बोलो, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। ठीक है, ये जो टर्म है बेसिकली अपनी जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अपनी खाद्य और कृषि की जो संगठन है, कहाँ पे है ये? चलो, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, और क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है क्या? देखो, आपके मेंबर्स जो होते हैं ना किसी भी संगठन के, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई। एक होते हैं जिन्होंने उस संगठन को स्थापना के समय ही ज्वाइन कर लिया था, मतलब या तो उसकी स्थापना करने में मदद करी होगी, उसको हम बोलते हैं फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, कि जिन्होंने उसकी स्थापना होने के वक्त ही उसमें थे वो। ठीक है, एक होते हैं नॉर्मल मेंबर्स जिन्होंने बाद में कभी ज्वाइन किया। कई बार आप संगठन देखोगे उसमें दो तरीके से वर्गीकरण होता है, मेंबर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स है, मेंबर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम है उसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, गुरुग्राम में। मैंने पहले भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें आप ये देखोगे कि जो कंट्रीज अपने ट्रॉपिकल एरियाज में आती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में आती है, लगभग ऐसी 121 देश हैं। ठीक है, तो इन 121 देशों को आपने वोटिंग राइट्स दे रखे हैं कि भाई अगर कोई भी प्रस्ताव आएगा तो उस पर ये लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी देश हैं वो क्या हो जाएंगे? मेंबर्स तो हैं लेकिन नॉन वोटिंग राइट्स के साथ, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। ठीक है, वैसे अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, उसकी बात करोगे तो उसमें आपको पता है एक होते हैं परमानेंट मेंबर्स, ठीक है ना, और बाकी होते हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स, है ना। तो आपके परमानेंट मेंबर्स के अंदर भी 5 होते हैं वीटो वाले और बाकी जो 10 होते हैं वो रोटेटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वीटो वाले, ये कौन से होते हैं बेसिकली, या फिर आप ऐसे भी क्लासिफिकेशन नहीं करो तो मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अलग वर्गीकरण होता है वीटो और नॉन वीटो मेंबर्स का। वीटो मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब ये होता है, और वीटो आपका वोटिंग राइट से कैसे अलग होता है पहले वो समझो। देखो, आपका आपके एक है वीटो और एक है आपका वोटिंग का अधिकार यानी वोटिंग राइट। ठीक है, सपोज करो कि कोई देश है, ऐसे इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया के पास वीटो नहीं है, लेकिन इंडिया के पास यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग राइट है कि कल को कोई प्रस्ताव आता है तो भारत चाहे तो उसमें वोट कर सकता है, भारत चाहे तो उसमें वोट नहीं कर सकता। मतलब या तो वोट करने से मना कर सकता है, जैसे अभी आपको पता है कि रशिया ने कोई प्रस्ताव रखा था और हमने वहां उसमें वोटिंग करने से एब्सटेन किया। एब्सटेन मतलब होता है कि हमने वोटिंग ही नहीं करी। आई एम सो सॉरी, हमने वोटिंग ही नहीं करी। ठीक है, तो ये भी आपका अधिकार है, और अगर आपने वोटिंग किया तो आप प्रस्ताव के फेवर में भी कर सकते हो और प्रस्ताव के अगेंस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके वोटिंग अधिकार के ऑप्शंस। एक होता है वीटो। वीटो मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रस्ताव आया, सपोज करो कि 190 देश है, उसमें से 189 देशों ने वो वोटिंग कर दी, बोला कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन अगर एक देश जिसके पास वीटो है उसने मना कर दिया तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ये प्रस्ताव जो है वो पास नहीं होगा। वीटो का मतलब होता है कि आपके पास वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जिसको अगर आपने यूज कर लिया तो चाहे पूरे दुनिया के देश उसके साथ ही क्यों ना हो, आपका अकेले का वीटो उन सब पे भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वोटिंग राइट से काफी ऊंचे लेवल का पावर होता है, इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। समझ में आया? तो इसमें इसलिए ये सब कहानी इसलिए थी कि आप मुझे ये बता सको कि अपना ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका होमवर्क है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है
इसका देखोगे फाउंडिंग, इसका मतलब ये कब स्थापित हुआ था और क्या इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, ठीक है। अब वापस से हम GIAHS की तरफ आते हैं, जिसको हम लोग ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम बोलते हैं। तो ये बेसिकली टर्म जो है ये फाओ ने दिया था, और इसमें ना उन्होंने पूरे विश्व में से बहुत सारी जगहें, जहां पे आप देखोगे कुछ महत्वपूर्ण तरीके से कुछ अलग तरीके से कृषि या खेती बाड़ी करी जा रही है, ठीक है, जहां पे उन्होंने जो अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस थी जो सालों साल से चलती आ रही है उनको यूज करा है आज भी, उनको यूज कर रहे हैं आज भी, और उनको प्रिजर्व करा है, कंजर्व करा है, उनका संरक्षण करा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के ट्रैक्टर और मशीनों पे आ गए हैं, पर आज भी जो उनके पुराने तरीके थे ना एग्रीकल्चर करने के, वो उन्होंने बरकरार रखे हैं, जिसकी वजह से वो उस एग्रीकल्चर सिस्टम को यूनिक बनाते हैं। तो इसलिए उनको आपने एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम बोला है, ठीक है, कि मतलब हमारी विरासत है, कृषि क्षेत्र में हमारी विरासत है। तो ऐसे वर्ल्ड पे, ऐसे उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे सिस्टम्स को इसके अंदर डाला है, ठीक है। तो ऐसे कितने सिस्टम्स हैं जो इसके अंदर आते हैं वो मुझे आप बताने वाले हो। अगर मैं आपसे भारत की बात करूं तो भारत में हमारे यहाँ पे 3 इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से है, एक तो हमारा जो कश्मीर में आपको पता है कि केसर का जो कल्टीवेशन होता है, सैफरन कल्टीवेशन, जो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि आपको पता है जो सैफरन होता है वो फ्लावर के अंदर ये नहीं होते जो एंथर और स्टेमेन, ये वहां से निकलता है बेसिकली, ठीक है। फिर एक आपका उड़ीसा में कोरापुट में मल्टी लेयर फार्मिंग होती है। मल्टी लेयर फार्मिंग का मतलब क्या होता है, आप अलग अलग हाइट के पेड़ उगा रहे हो, ठीक है, और उनको साथ में उगा रहे हो एक ही फील्ड पे। तो उड़ीसा में कोरापुट में मल्टी लेयर फार्मिंग काफी एक अद्भुत, एक अनोखी तरीके की फार्मिंग है। और तीसरा आपका हो जाएगा केरला में कुत्तनाड फार्मिंग। अब कुत्तनाड फार्मिंग क्या है, आप ऐसे समझो कि कोई एक इलाका जो बिलो सी लेवल है, ठीक है, जिसका आप देखोगे थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना कि जो उसका सी लेवल जो है वो थोड़ा सा बाकी जमीन से थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत समुद्र का पानी भी आ रहा है, तो उस समुद्र के पानी में, सलाइन वाटर में जो बैक वाटर होता है उसके साथ मिक्स होके वहां पे आप फार्मिंग कर रहे हो राइस की, एक अलग तरीके की राइस और की खेती वहां पे होती है। तो वो आपकी कुतनार फार्मिंग हो जाएगी जो केरला में होती है। तो इंडिया से ये 3 जो आप देखोगे ट्रेडिशनल फार्मिंग के, जो बहुत ही पुराने एग्रीकल्चर सिस्टम्स हैं फार्मिंग वाले, उनको बेसिकली फाओ ने ये इस GIAH से नवाजा है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, इंडिया का तो मैंने आपको बता दिया, आपका होमवर्क क्या है, एक तो ये जो दिया वो, और वर्ल्ड में आप देखोगे कितने नंबर इसके अंदर आते हैं, और एक दो जो कोई इंपॉर्टेंट आपको लगे बहुत ही यूनिक है तो वो जरूर बताना, ठीक है। इसके अलावा जो आज आपका एक होमवर्क और रहेगा वो ये है कि 2 टर्म्स होती है, एक होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और एक होता है बायोडाइवर्स कंट्रीज, ठीक है। जैसे आप हमेशा कभी भी लिखते हो तो आप लिखते हो कि इंडिया जो है, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और इंडिया जो है 1 आउट ऑफ 17 देश है, मतलब 17 में से वो एक देश है जिसको बायोडाइवर्स कंट्री के वो टैग से नवाजा गया है। तो ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ से आई हैं, आप कैसे कहोगे कि किसी चीज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो, ठीक है, पूरे विश्व में कितने, और इंडिया में जो 4 है उनके नाम, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। वैसे हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे तो हमारा कोर्स एकदम मस्त चलेगा, ठीक है। और एक आपको बायोडाइवर्स कंट्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है, इनका क्या डेफिनेशन है, क्यों आपने 17 ही देशों को बायोडाइवर्स कंट्री किया है, मतलब कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होगा ना जो ये फुलफिल करते होंगे, जिसके बेसिस पे आप ये कहोगे कि ये बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, जैव विविधता वाले देश हैं। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। पिछली क्लास का जो एक टेक्निकल चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो पिछली क्लास में कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, उसमें ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आज हम ना उससे से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई हमने जैव विविधता की बात करी, मैंने आपको एक इकोसिस्टम सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ठीक है, कि भैया हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र से क्या क्या सेवाएं मिलती है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर अपनी बायोडाइवर्सिटी हेल्दी नहीं हुई, अगर अपनी जैव विविधता स्वस्थ नहीं हुई, खराब हुई, ठीक है, तो उससे परेशानियां हो सकती है, करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जैव विविधता अगर स्वस्थ रहेगी तो उसके अपने कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं, आप खुद सोचो, अगर आप स्क्रीन पे भी नहीं देखोगे तो आप मुझे खुद बताओ कि क्या फायदे हैं। देखो, फायदों को लिखने के ना 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे पॉइंट वाइज सोच सोच के लिखते जाओ, या आपने जो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं नहीं पढ़ी थी, इकोसिस्टम सर्विसेज, वैसे डिवाइड कर लो कि भाई हमें अगर जैव विविधता सही है तभी तो हमें फल, फ्रूट, प्लांट्स, हर्ब्स, मेडिसिन, ये सारी चीजें वहां से मिलती है ना। तो ये कौन सी सर्विसेज थी, अपनी प्रोविजनिंग सर्विसेज। याद आ रहा है क्या कुछ, या सब भूल रहे हम हैं?
फिर आता है अपना रेगुलेट। रेगुलेट किसको करता था? क्लाइमेट को, अपने सॉइल को, पानी को, है ना। तो ये सारी चीजें, भाई आपकी जैव विविधता ही नहीं होगी तो कैसे करोगे? ये पेड़ ही नहीं होंगे तो करके दिखाओ रेगुलेशन, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। वैसे ही आपका सपोर्टिंग सर्विसेज, जो सहायक सेवाएं होती थी, जैसे आपको क्या सहायता दे रहा था? पॉलिनेशन में सहायता दे रहा था, सॉइल में फॉर्मेशन में सहायता दे रहा था, है ना। तो बिना जैव विविधता के कर लोगे क्या? अगर छोटे छोटे वो डेट्राइटिवोस, डिकम्पोजर्स, अर्थवॉर्म्स, वुड लाइस, ये सब नहीं होगा तो क्या आपका मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन होगा? नहीं होगा। क्या उसमें से पोषक वापस मिट्टी में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। और फिर आपकी क्या थी? रिक्रिएशनल, कल्चरल, एस्थेटिक सर्विसेज, है ना। तो या तो आप इसको वैसे कर लो, या फिर आप इसमें थोड़ा से पॉइंटर वाइज भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे, जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाए। देखो आपका इकोसिस्टम सर्विसेज वाला जो है ना, ये एक अच्छा तरीका बनेगा आंसर करने का, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 5 या 10 नंबर का है, लेकिन आपका क्वेश्चन है ही 1 या 2 नंबर का, तो उसमें आप फिर इतना 4 लिख के आओगे, फिर एक्सप्लेन करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहां पे आप फिर ये वाला तरीका अपना सकते हो, ठीक है। कि भैया अगर आपकी जो बायोडाइवर्सिटी स्वस्थ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपकी भिन्न भिन्न प्रकार की प्लांट स्पीशीज को सपोर्ट मिलेगा। जब प्लांट स्पीशीज रहेंगी तो उन पे डिपेंडेंट जो अपनी फूड चेन है पूरी, हर्बीवोरस एनिमल्स की, फिर उसके बाद कार्निवोरस की, वो भी आप देखोगे प्रॉपर्ली चलेगी। हमारी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, वो भी प्रॉपर्ली चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी विविधता है, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि 3000 से ज्यादा वैरायटी राइस की, 1000 से ज्यादा वैरायटी मैंगो की, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कभी भी सपोज करो, अगर, अच्छा मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। आपको पता है आयरलैंड में बहुत साल पहले एक आयरिश पटेटो फेमाइन आया था, ठीक है। ये क्या होता है पहले ये समझो। देखो हुआ क्या था कि वहां पे एक ही वैरायटी का पोटैटो, अब आप बोलोगे मैम एक ही वैरायटी का पोटैटो, अरे मतलब पोटैटो में भी मैंने बताया जैसे राइस में 3000 वैरायटी है, चावल में, वैसे ही आप देखोगे हर सब्जी में अलग अलग वैरायटी होती है, उसमें कुछ जीन्स में फर्क होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वैसे वैसे आपकी फल, सब्जियां, फ्रूट, ये सब भी तो अडेप्ट करते हैं, तो उनके जीन्स में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। अब सपोज करो कि आपने बाकी सारी वैरायटी को हटा के एक ही वैरायटी को चुन लिया और आप उसी को उगाए जा रहे हो, ठीक है। तो आपको लगा कि इससे उत्पादन अच्छा आता है, उत्पादकता भी काफी अच्छी है, तो मैं ये वैरायटी उगाऊंगा, बाकी नहीं उगाऊंगा, ठीक है। आपने ये किया और बहुत सालों तक आप देखोगे आपको इसका मतलब प्रॉफिट भी मिला, क्योंकि आपका उत्पादन जो था पोटैटो का वो काफी अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन सडनली क्या हुआ, एक साल यहाँ पे कोई भयंकर बीमारी आ गई, ठीक है। और उसने क्या करा कि जितने भी आपके पोटैटो थे ना, सब में वो बीमारी लग गई, आपके सारे पोटैटो जो थे वो सड़ गए, ठीक है। अब चूंकि वो सारे पोटैटो आपकी एक ही वैरायटी वाले थे, एक ही जीन्स वाले थे, वो सारे के सारे इस बीमारी से की चपेट में आ गए, ठीक है। अगर आपके यही पोटैटो आप अलग अलग वैरायटी के उगाते तो हो सकता है कि एक दो वैरायटी में ये डिजीज हो जाता, लेकिन बाकी वैरायटी सरवाइव कर जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उस साल आप देखोगे आयरलैंड में, इसको हमने बोला था कि पोटैटो फेमाइन आ गया, क्योंकि पूरी की पूरी पोटैटो की जो फसल थी ना, आपकी आलू की फसल, उसको नष्ट होना पड़ा। और उसके बाद से हमें रियलाइज हुआ कि हमें ज्यादा जैव विविधता चाहिए, ठीक है। हम एक ही विविधता पे अपना पूरा आप देखोगे एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं चला सकते, क्योंकि कल को अगर एक कीटाणु ने अटैक कर दिया या कोई डिजीज हो गया तो वो उस पूरी फसल को नष्ट कर देगा। और चूंकि आपने एक ही तरह की फसल उगाई थी, आपके यहाँ पे लिटरली खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इससे क्या होता है कि अगर आप अलग अलग तरीके की अगर आप क्रॉप्स भी उगाते हो, तो एक तो इससे आपकी उत्पादकता और फार्मर की प्रॉफिट, तीनों चीजें बढ़ती हैं। साथ में आप देखोगे आप जो फ्यूचर में ऐसे डिजीज होते हैं या पुराने ऐसे जो आयरिश पोटैटो फेमाइन टाइप चीजें होती है ना, इससे भी आप बच पाते हो, ठीक है। फिर आप ये देखो, अगर आपकी जैव विविधता नहीं होगी तो आपकी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पूरा हिल जाएगा, वो हिलेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र हिल जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो वो सब चीजें भी मेंटेन करने के लिए आपको एक अच्छी स्वस्थ जैव विविधता चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैव विविधता होगी तो वो सारी जितनी भी सेवाएं आपने पढ़ी थी, वेस्ट को खत्म करने की, सॉइल को बनाने की, पानी को लाने की, रेगुलेट करने की, टेम्परेचर रेगुलेट करने की, हवा को प्यूरिफाई करने की, वो सारी सुविधाएं भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर भर लेते हैं, वैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे पीपल का पेड़ हो गया, पोपलार स्पीशीज हो गया, ये क्या करते हैं कि आपके मिट्टी में जो पड़े हुए वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, उसको वो लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका वेस्ट जो होता है वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है, वो छोटे छोटे कण में ब्रेक हो जाएगा, तो आपका ऑब्वियसली सॉइल में जो वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट तो आपको पता ही है,
कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और CO2 खींचते हैं। और आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज हम फेस कर रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? CO2। चलो ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग जब ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी गैसेस आती है? सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज है कि एक चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? और इस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से आप ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, इनका आप या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका अरेंजमेंट करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2, CH4, ऐसे करके आप देखोगे बहुत सारी गैसेस होती है जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। इनका अपना एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? CO2 का है, CH4 का है, या बाकी किसी गैसेस का है। तो ऐसे करके आप इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इनका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे, आप सिर्फ एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि भैया स्वस्थ जैव विविधता के आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो हमें पता लग गया कि हमें जैव विविधता चाहिए। दूसरी, जैव विविधता हमें क्यों चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बॉस? प्रॉब्लम आ रही है लॉसेस में। प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जैव विविधता बहुत तेजी से जा रही है। मैंने आपको एक तो मास एक्सटिंक्शन वाला क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको आपको बताया था कि कैसे आज का समय भी हम लोग 6th मास एक्सटिंक्शन ही मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतनी तेजी से अपने पर्यावरण को चेंज कर रहे हैं कि जैव विविधता कम हो रही है। इनफैक्ट आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है WWF, जिनका लोगो क्या होता है? बड़ा क्यूट सा पांडा वाला लोगो है उनका, ठीक है। तो ये जो WWF है ना, इन्होंने ये कहा है कि अगले 50 सालों में 50% जैव विविधता जो आज आप देख रहे हैं वो नहीं रहेगी। 50% जैव विविधता आपकी विलुप्त हो जाएगी। इतनी तेजी से आप देखोगे आपका लॉस हो रहा है आपकी जैव विविधता का। तो इसके कारण क्या है? कारण जो है ना, देखो वो है बहुत सारे। कि एक तो आप देखोगे हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है ना चीजों में, जहां पे मानव समझ रहा है कि बस वही है, बाकी सब पानी कम है, हम ही है बाकी सब पानी कम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को मॉडिफाई कर रहे हैं, तेजी से पेड़ काट रहे हैं। जो आपको पता है बैंगलोर सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? अभी फ्लड्स भी आ गए थे थोड़ी सी बारिश में। क्यों? क्योंकि बैंगलोर सिटी में जितने भी लेक्स थे उन सब में मिट्टी डाल के आपने वहां पे बिल्डिंग्स बना दी हैं। तो भैया बारिश का पानी जाएगा कहाँ? बारिश का पानी, आपके ड्रेन का पानी, वो जाने के लिए आपने आउटलेट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर सिटी में पानी भरेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम जहाँ पे वेटलैंड्स को खराब कर रहे हैं, हम जहाँ पे वेटलैंड्स जो होते हैं उनको एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ों को तेजी से काट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हम लोग जैसे अब बड़े बड़े जो इलाके थे जो कि अनटच्ड इलाके थे, उनमें बीच में से सड़क निकाल दी, बीच में से रेलवे लाइन निकाल दी, तो हैबिटेट को हम लोग फ्रैगमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे बैंगलोर में आपने ये सारे लेक्स का कन्वर्जन कर दिया है और अब आप देखोगे कि वहां पे आपको प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहां से आपने जब अपने लेक को हटाया, आप ऐसे समझो, आप ये मत देखो यहाँ पे कि ह्यूमंस को क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप ये देखो कि आपने पूरी की पूरी जितनी भी लेक की जैव विविधता थी उसमें छोटी छोटी मछलियों से लेकर फाइटोप्लैंक्टन से लेकर और कितनी सारी स्पीशीज होती थी जो अब बेसिकली वहां पे है ही नहीं, ठीक है। वैसे ही एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक होता है कि अभी आपको पता है कोरोना वायरस फैला था, ठीक है। इसके पहले भी आपको पता है कि स्पेनिश फ्लू था 1918 का, उसके बाद भी आप देखोगे कि हमने एक और वायरस झेला था, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये जो वायरसेस हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कि ये कोई एनिमल्स में आए और फिर वहां से आप देखोगे उन एनिमल्स को या तो हमने ट्रेड किया या उनके कांटेक्ट में ह्यूमंस आए, उसकी वजह से आप देखोगे कि हम लोग को ये डिजीज हुआ। तो ये तो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि डिजीजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये वायरस सपोज इस एनिमल में ही होना चाहिए था, लेकिन ये अब क्रॉस करके, ये जो बैरियर होता है ये क्रॉस करके बाकी एनिमल स्पीशीज में भी पहुंच गया, तो उन एनिमल स्पीशीज के पास तो डिफेंस है ही नहीं ना इस वायरस से डील करने का, इस डिजीज से डील करने का। तो अंत में क्या होगा? अंत में बेसिकली आप देखोगे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये जो बाकी भी जैव विविधता है ना, जो एनिमल स्पीशीज जिसमें आप देखोगे कि ये वाले वायरसेस घुस रहे हैं, वो भी जी नहीं पाएंगे, तो उनमें भी आप देखोगे आपको वहां पे भी जैव विविधता का लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आपको पता है कि पर्यावरण में इतने चेंजेस आ रहे हैं। आपने बहुत मतलब सैड सी इमेज है ये, और हमेशा जब भी हम संरक्षण कार्यक्रमों की बात करते हैं तो वहां पे ये इमेज दिखाई जाती है कि जो पहले ग्लेशियर्स हुआ करते थे, जहाँ पे आप देखोगे कि बर्फ जमी हुई थी, वहां पे अब पूरा पानी आ गया है, मेल्ट हो गई है वो बर्फ,
और बीच में एक छोटा सा एक आइस का टुकड़ा है, उसके ऊपर एक पोलर बियर बैठा हुआ है, ठीक है। ये इमेज है जो आपने हर जगह देखी होगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि बेचारा पोलर बियर जो इसको आइस के ऊपर रहने की आदत है, ठीक है, अगर आप वो पूरा पर्यावरण चेंज की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से आप देखोगे कि एक तो आइस मेल्ट हो गई, ठीक है, तो उसके रहने की जगह चली गई, पूरा पानी पानी हो गया। अब आप देखोगे कि उसको पकड़ने में, रहने में, उसके पूरे हैबिटेट की आपने लगा दी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आपके बहुत सारे जो स्पीशीज है ना वो भी विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। अभी बीच में आपने सुना होगा कि एंटार्क्टिका में, ठीक है, जो अपना सदर्न मोस्ट अपना टिप है ना 90 डिग्री साउथ वाला, वहां पे आप देखोगे सडनली एंटार्क्टिका में आपको पूरा पिंक पिंक होने लग गई थी, बर्फ पे आपको पिंक पिंक कलर दिखने को मिला था, कई 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 जगह वो डार्क रेड कलर भी था, तो उसको हम लोग बोल रहे थे ब्लडी एंटार्क्टिका। तो ऐसा क्या हो गया, वहां पे हुआ ये कि आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जो पर्यावरण में परिवर्तन आ रहे हैं, उस परिवर्तन की वजह से आप देखोगे कि टेम्परेचर जो था पहली बार, मतलब ऐसा हो गया कि वहां पे जो ये छोटी छोटी एल्गी स्पीशीज नहीं होती है, माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, वो आप देखोगे स्नो पे भी उगने लगे, और उनकी वजह से आप देखोगे ये आपका कलर आने लग गया। तो ये भी आप देखोगे कि ऐसी चीजें क्या होंगी, ये बता रही है कि कैसे आपका जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, जो आपके क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे आपकी जैव विविधता को भी या तो नष्ट कर रहे हैं या नई नई प्रकार की जैव विविधता आएगी। अभी जो नई प्रकार की जैव विविधता यहाँ पे आ रही है, ये आपको लगता है कि मतलब इसको खाने वाला या इसका कोई प्रेडेटर या शिकारी यहाँ पे होगा? नहीं, फिर वापस से वही जो मैंने आपको स्टार फिश और मोलस्क वाला एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है, हम क्या करेंगे, एक एक कारण को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपसे अगर कोई कारण पूछे तो मोटे मोटे मैंने यहाँ पे ना 8-9 कारण लिखे हैं, ये आपके ऑलमोस्ट सारे कारणों को इंटर रिलेटेडली अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 1-2 और लिख सकते हो, जैसे आपका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना, तो वो 3-4 चीजें और जोड़ दोगे तो लगभग लगभग मोटा मोटा अगर हम बोले तो 10 एक कारण होंगे जिसकी वजह से आपका जैव विविधता में आपको इतने लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखो एक तो होता है कि ये कारण है इसलिए आपको जैव विविधता जाती हुई दिख रही है, लेकिन आप ये देखोगे कि सारे प्रकार की जो स्पीशीज होती है ना, सब एक ही रेट से विलुप्त नहीं हो रही है, कोई बहुत जल्दी हो रही है, कोई आप देखोगे धीरे धीरे हो रही है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि कोई स्पीशीज आपको ज्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आप ये देखोगे वो जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है ना, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी विशेष ऐसी कुछ बोल सकते हो विशेषताएं हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक्चुअली कहीं ना कहीं अगर वो चली गई तो उनको वापस लाने में डिफिकल्टी होगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक कुछ स्पीशीज होती है एज स्पीशीज। देखो एक तो हमने पढ़ा था एज इफेक्ट, याद है क्या? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। एक होता है आपका एज इफेक्ट जिसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक ना आपकी एज स्पीशीज भी होती है, ठीक है। ये बेसिकली आप देखोगे कि एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है जो जेनेटिकली डिफरेंट होती है। मतलब देखो कुछ प्रजातियां जो होती है ना वो आपस में लिंक्ड होती है, जैसे हम लोग वो कांटा नहीं होता है जिससे हम मैगी खाते हैं, तो आप ऐसा कांटा बनाओ, ठीक है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखो इस कांटे में सपोज ऐसा ऐसा कुछ निकल जाए, तो ये जो स्पीशीज है, सपोज ये 3 प्रजातियां हैं, लेकिन ये 3 प्रजातियां आपस में कनेक्टेड हैं, तो अगर एक विलुप्त हो भी गई ना तो हो सकता है कि हम इन दोनों प्रजातियों से ये तीसरी प्रजाति वापस ला पाए, ठीक है। लेकिन कई प्रजातियां जो बिल्कुल ही अलग है, अलग अलग कांटों में है, अगर ये विलुप्त हो गई ना तो इनको आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एंड जेनेटिकली जो डिस्टिंक्ट स्पीशीज होती है ना, ये वो वाली है, इनको एज स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कई स्पीशीज ना एज स्पीशीज होती है, ठीक है, और ये अगर विलुप्त हो गई तो इनको वापस रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे आप देखोगे कुछ प्रजातियां जो होती है वो, या तो आप स्पेसिफिकली देखना, ये जो मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इनके विलुप्त होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। एम्फीबियंस क्यों? बेचारे ये तो आप देखोगे अपनी प्रजाति से ही मारे हुए हैं कि इनको लैंड भी चाहिए और इनको वाटर भी चाहिए, इनको अच्छा लैंड और अच्छा पानी दोनों चाहिए। एक में भी गड़बड़ हुई तो आप देखोगे इनके जीने के लाले पड़ जाएंगे। तो एम्फीबियंस तो इसलिए। और मैमल्स क्यों? मैमल्स आपको पता है कि सबसे इवॉल्व्ड स्पीशीज है ना, तो सब बहुत एवोल्यूशन के बाद आप देखोगे मैमल्स आए हैं, तो कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे पहले कौन जाएंगे? आपके मैमल्स, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कुछ प्रजातियां जो होती है तो सबसे बहुत बड़े बड़े साइज की होती है, या जिनको ना छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है रहने के लिए, जैसे आपके एलिफेंट्स। एलिफेंट्स को आप छोटे से एरिया में कन्फाइन नहीं कर सकते, उनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो इस एरिया में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो आपके एलिफेंट्स जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अफ्रीका के एलिफेंट्स जो एक
एक वक्त पे वल्नरेबल कैटेगरी में आते थे, आज वो क्या हो गए हैं, उसमें से एक कैटेगरी आप देखोगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर चली गई है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कुछ प्रजातियां जो होती है उनके नंबर ही आप देखोगे पहले ही हमारे जो पर्यावरण है उसमें बहुत कम है। मतलब वो कई कई प्रजातियां नहीं होती जो मतलब आप पूरे लाइफ टाइम में बस एक ही बच्चा देती है, जैसे आपकी कैंगरूज हो गए। तो हम लोग बोलते हैं ना कैंगरूज जो होते हैं, आपके कंगारू बोलो कैंगरूज बोलो, तो वो क्या होता है कि बहुत धीरे मतलब एक एक बच्चा ऐसे ही देते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि अगर वही चीज जायंट पांडा के साथ भी है कि बहुत कम रिप्रोडक्शन रेट है उनका। तो जितना कम रिप्रोडक्शन रेट है तो आप ये सोचो कि उनकी प्रजाति आगे बढ़ने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो अगर कम बच्चे पैदा करेंगे तो जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप देखोगे वो भी जो बच्ची कुची प्रजाति है वो भी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे आप देखोगे कि कई बार तो उनका नंबर ही कम है, कई बार उनका रिप्रोडक्शन रेट कम है, कई बार आप देखोगे कि कुछ जैसे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उनके जो बीज वगैरह होते हैं ना, सीड्स, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। या तो आप देखोगे कि वो हार्श क्लाइमेट वगैरह में झेल नहीं पाएंगे, जरा सा भी टेम्परेचर उधर उधर हुआ, जरा सा भी आप देखोगे हवा तेज हुई तो वो नहीं कर पाएंगे। या फिर कई बार आप देखोगे कि वो डिस्पर्स नहीं हो पाते प्रॉपरली, कि मतलब उनको जैसे मैंने बताया था ना आपको, फिग को वॉस्प ही चाहिए, है ना। अगर फिग फिग को वॉस्प नहीं मिला तो वो पॉलिनेट नहीं करेगा। तो मुझे बताओ ऐसी प्रजातियां जो किसी एक प्रजाति पे बिल्कुल ओवरली निर्भर है, तो अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो बेचारा पुरानी वाली प्रजाति भी चली जाएगी। तो ऐसी प्रजातियां जो आप देखोगे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं अपने स्कोप के अंदर, ठीक है, डिस्पर्सल एबिलिटी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे ज्यादा विलुप्त होने के चांसेस रखती हैं, ठीक है। वैसे आप देखोगे जो अपनी खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, उसके अंदर जो टॉप पे बैठे हुए जानवर होते हैं, जो टॉप पे बैठी हुई प्रजातियां होती हैं, वो आपको पता है कि पहले उनका अबंडेंस बहुत कम है, ठीक है। और वो उनकी जो अपन बोलते हैं ना कि वो इस बात पे निर्भर करती है, सिर्फ ये नहीं कि उनके नीचे वाली प्रजातियां कैसी है, बट उसके नीचे और उसके नीचे वाली प्रजातियां कैसी हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये इकोसिस्टम बिगड़ा तो ये बिगड़ेगा, ये बिगड़ेगा तो ये बिगड़ेगा, और अल्टीमेटली ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसीलिए जब आप बोलते हो ना कि हम लोग टाइगर्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम लोग लेपर्ड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं एशियन लायंस को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि इनको प्रिजर्व करने से जो टॉप प्रेडेटर स्पीशीज होती है, जो शिकारी वाली स्पीशीज होती है, इनको प्रिजर्व करने से आप पूरे इकोसिस्टम को, सिर्फ इनके नीचे वाले को नहीं, आप पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण कर रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से आप नीचे वाले इकोसिस्टम्स को भी बचा के रख रहे हो, ठीक है। और वैसे ही आप देखो कई बार क्या होता है, कई प्रजातियों की ना बिल्कुल सर्वाइवल रेट ही बहुत कम होती है, मतलब जरा सा इधर उधर चेंजेस हुए नहीं कि वो आप देखोगे मतलब वो जी नहीं पाते हैं। तो ऐसी प्रजातियां भी आप देखोगे सर्वाइवल नहीं कर पाती। तो ये कुछ कारण होते हैं। देखो एक तो कारण है जनरल कि भैया इसकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता में लॉसेस हो रहे हैं। एक होता है कि कुछ ही प्रजातियां क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है, ये मैंने उसके कारण बताए थे आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सटिंक्शन की प्रोसेसेस की तरफ। देखो दो तरीके की आपकी आप बोल सकते हो कि दो तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है डिटर्मिनिस्टिक और दूसरी होती है स्टोकेस्टिक। नाम सुन लो, आपको कभी एग्जाम में अटक जाए तो एटलीस्ट पता तो हो। देखो एक कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि रैंडम नहीं है, जो या तो मतलब वो होता है ना कि या तो नेचुरल तरीकों से या ह्यूमन तरीकों से, किसी से भी हो सकता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। ऐसा नहीं कि एकदम से आए झटके से कुछ हुआ और चले गए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये वो इवेंट्स होते हैं जो बहुत सालों सालों से चल रहे हैं, जो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स चल रहा है। अब वो नेचुरल वजह से भी हो सकता है, वो ह्यूमंस की वजह से भी हो सकता है। जैसे हम एक दो पेड़ काटेंगे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सालों साल तक पेड़ काटते रहेंगे तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। वैसे आप देखोगे जैसे अपना आइस एज आया, अपना ग्लेशिएशन आया, तो वो कोई एक साल के अंदर थोड़ी पूरी पृथ्वी में आइस जम गई, नहीं, वो समय लगा। मतलब 100 साल 200 साल में आप देखोगे आइस एज आया। तो ऐसी प्रोसेसेस जिनको टाइम लगता है, जो आगे जाके विलुप्त तो करेंगी प्रजातियों को, ठीक है, आपकी जैव विविधता को खत्म करेंगी, लेकिन उनको डिटरमाइन होने में टाइम लग रहा है, आपको दिख रहा है वो, तो वो होती है डिटर्मिनिस्टिक प्रक्रियाएं, ठीक है। एक होती है आपकी स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस। ये क्या होती है, ये रैंडमली कोई इवेंट हो गया, ठीक है, या तो अकेले हुआ या फिर हो सकता है कि डिटर्मिनिस्टिक कोई प्रोसेस चल रही थी और उसके साथ मिलके अब आप ये ना ये ऐसे कोई रैंडम इवेंट, जैसे कैसे बताऊं,
आपके वेदर में सडनली कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है, गर्मी हो रही थी एकदम से सर्दी पड़ गई या बारिश आ गई, ठीक है, एकदम से जैसे कोरोना वायरस का कोई डिजीज फैल गया, ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसको आपने प्रिडिक्ट नहीं किया, जो पहले से प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो मतलब रैंडमली हो गई और उनकी वजह से आप देखोगे आपकी जैव विविधता विलुप्त हो गई, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, हर प्रक्रिया, हर गतिविधि, हर प्रोसेस जो होती है उसका इम्पैक्ट सेम नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रजाति है, ठीक है, उसका नंबर कितना है, ठीक है, उसमें खुद में जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसमें खुद में आप देखोगे जीन्स की विविधता कितनी है। अगर वही है ना, सिर्फ एक ही तरीके का पोटैटो होता तो पूरा खत्म हो जाता, फिर हमें आलू ही नहीं मिलता आज हमारे जीवन में। लेकिन क्योंकि बहुत तरीकों की आलू की प्रजातियां थी तो कुछ आलू की प्रजातियां बच गई, ठीक है। फिर वैसे ही आपकी पॉपुलेशन में रेजिलियंस कितना है, भाई वो जो ऑल आउट के पास में मच्छर भिनभिनाता रहता है उसका रेजिलियंस देखा है आपने, मतलब मौत के मुंह में जाके भी वापस आ रहा है वो। तो आपकी पॉपुलेशन में कितना रेजिलियंस है कि आप अपने आप को बचा पाओगे, ठीक है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जिसपे अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी या नहीं होगी। प्रक्रियाएं मैंने आपको बता दी, लेकिन वो प्रक्रियाओं का भी अलग अलग प्रजाति पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब है ना, सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो है ना वो है ये इविल क्वार्टेट, ठीक है। ये अच्छा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा भी नहीं। आप मुझे बताने वाले हो कि ये इविल क्वार्टेट जो ये टर्म है ये किसने दिया था, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताओगे कि ये जो इविल क्वार्टेट ये जो टर्म है ना ये किसने दिया था, ठीक है। देखो, ये इविल क्वार्टेट का मतलब है, क्वार्टेट मतलब चार और इविल मतलब बुराई। तो ऐसी बुरी चार चीजें जिनकी वजह से हमारी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है। मैंने आपको शुरू में क्या बताए थे, 10 कारण। अब मैं बोल रही हूँ उन 10 में से भी मेजरली ऐसे 4 कारण हैं जो किसी ने बोले थे कि इन 4 कारणों की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि 80-90% तक हमारी स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं, हमारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 कारणों को टॉप बेस्ट, वो जो बोलते हैं ना टॉप 4, वैसे टॉप 4 कारणों को हमने क्या बोला, इविल क्वार्टेट, ठीक है। तो ये कौन से 4 कारण थे? सबसे पहला कारण जो था ना वो था आपका लॉस ऑफ हैबिटेट। क्या था आपका? लॉस ऑफ हैबिटेट, सॉरी, ठीक है। फिर सेकंड मोस्ट जो कारण था वो था आपका एक्सोटिक स्पीशीज। मैंने बताया था ना, नॉन नेटिव स्पीशीज जो बाहर से इंट्रोड्यूस करी गई है, वो आपका सेकंड नंबर का। फिर थर्ड और फोर्थ पे आपके ये बाकी जो बचे हुए कारण है, एक तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कि जानबूझ के हमने एक पेड़ को काटने से हमारा मन नहीं भरा तो सोचा पूरा जंगल ही उड़ा दें, है ना, वो वाला। और एक होता है कि को एक्सटेंशन, यहाँ पे को वर्ड भी आएगा, को एक्सटेंशन मतलब एक प्रजाति गई तो उससे एसोसिएटेड दूसरी प्रजाति भी चली गई। भाई अगर आपका वॉस्प गया तो बेचारा फिग जो था वो पॉलिनेट कर ही नहीं पाया, तो वो भी बाद में चला गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक कारण को सबसे पहले डिटेल में समझेंगे। देखो, पहला जो कारण है वो है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। मतलब आपका जहां पे भी उनका घर है उस घर को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको काट पीट रहे हो, ठीक है, उस घर को ही उड़ा दिया। जैसे बैंगलोर में आपने लेक्स को ही उड़ा दिया या फिर लेक्स को काट पीट दिया, बड़ा लेक था उसको छोटे में बना दिया, बाकी जगह बिल्डिंग बना दी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो उस लेक में रहने वाली, चाहे वो एनिमल्स की प्रजातियां थी चाहे वो प्लांट्स की प्रजातियां थी, वो भी आप देखोगे एक्सटिंक्ट होने लग गई। तो सबसे बड़ा, सबसे मेजर कॉज, सबसे पहले नंबर का कॉज होता है ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम ये सारी चीजें ना उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपको पता है यहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, कई बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, उसमें से आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट निकालना है, कोई रोड बनानी है, कोई रेलवे लाइन बनानी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मैंने बताया ना पहले जो एलिफेंट का इलाका इतना बड़ा था, लेकिन अब बेचारे आपने एलिफेंट को इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हो सकता है कि उसका खाना यहाँ मिलता हो लेकिन आपने उसका खाना छीन लिया, समझ में आ रहा है। वैसे ही इतना बड़ा वेटलैंड था, इतना बड़ा डेल्टा का रीजन था, आपने क्या करा, इतने वाले हिस्से में क्या करा, आपने कृषि करनी शुरू कर दिया, आपने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, आपने यहाँ पे एक्वा फार्मिंग करनी शुरू कर दी, तो आपने वेटलैंड को तो काट दिया ना। अब इस वेटलैंड से जितनी भी एसोसिएटेड आपको सेवाएं मिलती थी वो सारी तो चली गई, और जो इस वेटलैंड में रहने वाली जैव विविधता थी वो भी पूरी गायब हो गई। आपने पेड़ थे, पेड़ को काटना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको या तो लैंड चाहिए था कृषि करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन करके जो पूरा मुहिम था, ठीक है। अच्छा ये बताना जरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन में सबसे मेन कैरेक्टर कौन थे? 2-3, ठीक है, जिन्होंने पूरा पहल शुरू किया था। तो उनका कहना क्या था कि आप एक डैम बनाओगे नर्मदा नदी पे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आप देखोगे कितनी सारी जमीन जो है वो इस डैम बांध के नीचे आप देखोगे दब रही है,
और कितने सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं वो भी आप देखोगे डिस्प्लेस कर रहे हो, या फिर वो भी इस नदी के नीचे दब जाएंगे, इस बांध के नीचे दब जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो गई। वैसे आपको सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से हो जाएंगे, ये जो आपके ट्रॉपिकल एरिया होता है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना आपके, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, तो उनके बीच में आने वाला जो ये हिस्सा होता है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जंगल आ जाएंगे, जैसे आपका अमेजोन के फॉरेस्ट हो गए, इंडोनेशिया के फॉरेस्ट हो गए, आपके कॉन्गो के फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, तो ये सारे फॉरेस्ट हो गए, ये सारे जंगल हो गए। आपको पता है कि ये जो जंगल है, मतलब आप ये मान के चलो अमेजोन जो है, अमेजोन का जंगल अकेला पृथ्वी का कम से कम 10% से ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो अगर आप इन जंगलों को साफ कर रहे हो तो आप खुद का ही सर्वाइवल आप देखोगे मुश्किल कर रहे हो, और हमारा तो जाएगा ही। आप सोचो कितने सारे जीव जंतु हैं, सबको ऑक्सीजन दे कौन रहा है अंत में जंगल ही दे रहे हैं। जंगल उड़ा दोगे तो भैया तुम तो जाओगे ही, साथ में जीव जंतु भी बाकी भी चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे आप देखोगे हम लोग अमेजोन के घने जंगलों को, वहां पे ना सोयाबीन उगाने के लिए, कॉफी उगाने के लिए, या फिर वहां पे ना हम लोग गाय या जो पशुपालन होता है ना, कैटल रैंचिंग डेयरी वगैरह करने के लिए, तो उनका जो फॉडर होता है उसको उगाने के लिए, तो आप देखोगे जंगल साफ किए जा रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, आपका हैबिटेट जो था, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज का जो आपको कहीं और मिलेंगी ही नहीं, वो भी आप देखोगे लॉस होता चला जा रहा है। और इसकी वजह से जो एक और प्रॉब्लम आ रही है ना, जो अभी आपको हमारे यहाँ के जो गिर लायंस है, ठीक है, वहां पे देखने को मिलेगी, वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये होता क्या है आपको पता है, जो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, जिन्होंने वो जेनेटिक्स के 3 लॉज दिए थे। उन्होंने अपने जो गार्डन पीस होती है ना, मटर के दाने, उस पे काम किया था बहुत सालों तक, और उसके बाद वो अपने 3 लॉज लेके आए थे। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे बताने वाले हो, एक तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ये 3 उन्होंने लॉज कौन कौन से दिए थे। ठीक है, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जितना आपका डाइवर्सिटी रहता है, तो सपोज करो इसके पास कुछ और जीन्स थे, इसके पास कुछ और जीन्स थे, आपने मेटिंग करी, तो या जो इनकी नई प्रोजेनी आएगी, जो नया मतलब इनका बच्चा आएगा, उसमें भी आप देखोगे बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 2 ऐसे लोगों के बीच में मेटिंग कराते हो जिनका जेनेटिक पूल जो है काफी सिमिलर है, तो क्या होगा कि उनके बच्चे भी आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर जेनेटिक पूल के साथ होंगे। फिर उसमें क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि आपकी जो डाइवर्सिटी थी, विविधता थी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और वो ना फिर पर्यावरण के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, उनके जीन्स चेंज नहीं होंगे। इस वजह से क्या होगा, उनका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, और वो हो सकता है थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये कब होती है, जब आप है ना उन्हीं लोगों से मेटिंग कर रहे हो जो आपसे जेनेटिकली सिमिलर है। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताती हूँ, रणथंभौर नेशनल पार्क है ना, आपने वहां सुना होगा कि मोस्टली जो वहां पे टाइगर है ना, वो किसी एक फीमेल टाइगर थी, ठीक है, उसी के ही प्रोजेनी है, या तो वो उनकी माता जी है, या फिर वो उनकी ग्रैंड मदर है वो टाइगर, या वो उनकी ग्रैंड ग्रैंड मदर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी ये डर रहता है कि कल को अगर कोई डिजीज आ गया, ठीक है, तो वो ये पूरे पूल को खत्म कर सकता है, क्योंकि सबका जेनेटिक्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमेशा डर रहेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। ठीक है, तो ये चीज आपको एशियाटिक लायंस में देखने को मिली, और नेशनल पार्क्स में देखने को मिली, जहां पे आप देखोगे एक ही टाइगर या एक ही आप देखोगे लेपर्ड के प्रोजेनीज देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज आपको जो ऑस्ट्रेलिया के कोआलाज है ना, ये पता है कितने क्यूट से हैं ये कोआलाज। ये कोआलाज की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि ये सोते जागते खाते पीते सब पेड़ पे हैं, मतलब पूरे टाइम आपको पेड़ पे दिखेंगे, और ये यूक्लिप्टस के पेड़ों पे ही रहते हैं। यूक्लिप्टस के जंगल साफ कर दो, कोआलास अपने आप विलुप्त हो जाएंगे। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ही, और दूसरी प्रॉब्लम है कि जो कोआलास है ना, वो आप देखोगे ये सारी ऑलमोस्ट एक ही प्रजाति से, इनका जेनेटिक पूल काफी सिमिलर है। तो वही है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक डिजीज की वजह से आप देखोगे पूरे जा सकते हैं। तो जब तक आप इनका, क्योंकि आपने क्या करा, इनके हैबिटेट को तोड़ दिया। तो अब पहले क्या होता था कि इतने बड़े एरिया में रहते थे, तो यहाँ का कोआला यहाँ से मेटिंग कर रहा है, तो डाइवर्सिटी आ रही है। अब आपने इसको क्या करा, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, तो अब यहाँ का कोआला सिर्फ यहीं से मेटिंग कर रहा है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हैबिटेट लॉस और जो हम फ्रेगमेंटेशन मतलब उसको टुकड़ों में बांटना, ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे स्पीशीज के विलुप्त होने का। फिर जो सेकंड मेजर कारण होता है हमारे स्पीशीज के विलुप्त होने का, वो है ये इन्वेजिव स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज, एलियन स्पीशीज, नॉन नेटिव स्पीशीज, इंट्रोड्यूस स्पीशीज। ये क्या होती है,
ये वो प्रजातियां हैं जो हमारे हैबिटेट में नेचुरली नहीं उगती, जो बाहर से लाई गई है, जिनका आप देखोगे कोई शिकारी यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, जिनका कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, जो यहाँ की विविधता को खत्म कर सकती है, बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, इनको आप देखोगे संभालने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। कई बार क्या करती है, यहाँ के सारे रिसोर्सेस, पानी वगैरह खत्म कर देती है ना। कई बार अपनी जड़ों में से कुछ अल्फा टॉक्सिन्स, जिसको हम लोग एलिलोपैथी कहते थे, वो रिलीज करती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व डाल देती है जिससे बाकी प्लांट्स यहाँ ने उगी नहीं पाए। तो आपको एग्जाम्पल याद है, लैंटेना कैमरा, इकॉर्निया स्पीशीज, वाटर हाइसिंथ, याद आ रही है कुछ चीजें? तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके एलियन स्पीशीज के। तो एलियन स्पीशीज करती क्या है भाई, कैसे ये बाकी स्पीशीज को विलुप्त कर रही है? मैंने बताया ना, जैसे लैंटेना कैमरा और आपका ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क, भाई वहां पे फैलता गया, ये बुश टाइप का स्ट्रक्चर है, तो वहां की जो लोकल विविधता थी वो गायब हो गई। ठीक है, ये आप देखोगे वहां से सारा पानी खींचने लग गया, तो बाकी विविधता को पानी भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे आपका कुछ जातियां होती है, जैसे आपकी अफ्रीकन कैटफिश लाए थे हम इंडिया में, तो वो क्या करा, हमारी यहाँ की जो लोकल स्पीशीज थी उसको आउट नंबर कर दिया ना, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहे थे वो। ठीक है, फिर आप देखोगे हमारा पूरा फूड चेन, खाद्य जो अपना वेब था, उसको भी पूरा आप देखोगे डिस्टर्ब कर दिया। फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे कई बार, जो मैंने बोला था ना, शिप के नीचे कई बार स्पीशीज लग के आ जाती हैं, तो वो क्या होता है, इनमें कई बार डिजीजेस होते हैं, और ये डिजीजेस हमारे यहाँ पे फैले नहीं होते, पर क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये आ जाए तो इनको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। ठीक है, तो कई बार ये क्या होता है, डिजीज वगैरह भी लेके आती है, जिस वजह से हमारे यहाँ की जो जैव विविधता है वो विलुप्त होने लग जाती है। ठीक है, फिर अपना जो और कोई कारण होते हैं, ठीक है, जो इवल क्वार्टेट के अंदर आते हैं, तो पहला हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आपका देखोगे तो एलियन स्पीशीज, तीसरा आप देखोगे या चौथा, मतलब इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, पहले दो की नंबरिंग इंपॉर्टेंट थी। तो फिर आता है आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब इस जंगल से हम निकाल सकते थे 100 किलो लकड़ी, हमने पूरा जंगल साफ करके 1000 किलो लकड़ी निकाल दी। अगर 100 किलो निकालते तो ये जंगल वापस रीजेनरेट हो जाता, ठीक है, वापस से वही विविधता आ जाती, लेकिन पूरा का पूरा जंगल ही साफ कर दिया तो वो जंगल कैसे उगेगा भाई? पूरा जंगल उगने में टाइम लगता है, चार पांच पेड़ उगने में टाइम नहीं लगता है। तो ये कब हो रहा है भाई? गांधी जी का एक डायलॉग था कि वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। जब हमारा ह्यूमन का जो जरूरत है ना वो लालच में बदल जाएगी ना, तब आप देखोगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। भाई इस लेक में से हम है ना 100 मछलियां निकाल सकते थे, लेकिन हमारी ग्रीड थी कि हमें इतना प्रॉफिट कमाना है जल्दी जल्दी कि हमने यहाँ से 1000 मछलियां निकाल ली, पूरा का पूरा तालाब ही खाली कर दिया। तो भैया नई मछलियां कैसे आएंगी? समझ रहे हो प्रॉब्लम? वैसे ही आपके पास एक ग्रास लैंड था, ठीक है, यहाँ पे क्या आपकी गाय भैंस भेड़ बकरी आके चारा मतलब चारा खाती थी, लेकिन आपने क्या करा कि इस गाय आपके पास पहले यहाँ ये जो चारे वाली जगह है, ये 20 गाय भैंस बकरी इन सबको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट के लिए 100 गाय भैंस बकरी रखनी शुरू कर दी, तो ये सारा अनाज खा गई 1 महीने के अंदर। अब इसके बाद घास को उगने में तो टाइम लगेगा ना, तो गया आपका। अब वो घास के साथ कितने सारे जीव जंतु रहते, कितने सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते थे, चले गए सारे। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे कि आपने सुना होगा, अच्छा आपने संसार चंद का नाम सुना है? वीरप्पन का नाम सुना है? वेरी गुड। तो आप है ना ये थोड़ा सा अच्छा ये मुझे आप बताने वाले हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आप मान के चलो जैसे टाइगर स्किन कलेक्ट करना, टाइगर के नाखून कलेक्ट करना, हॉर्न्स वगैरह होते हैं ना राइनोसेरॉस के, इनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना इलीगल तरीके से, तो वो सब करते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने मतलब वो होता है ना कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, इतनी ज्यादा हंटिंग कर दी कि पूरी की पूरी जो टाइगर की प्रजाति थी, जो किसी वक्त आप देखोगे 10,000 से ऊपर थी, वो 1,000 पे आके रुक गई। इसलिए मजबूर कर दिया सरकार को कि भैया आप कोई NTCA के बॉडी बनाओ, आप टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाओ। समझ में आ रहा है? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हमारा लालच जो है उसने कितनी सारी स्पीशीज को खत्म कर दिया। इनफैक्ट आप ये देखोगे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे बर्ड्स के नाम लिखवा रही हूँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखवा रही हूँ, कुछ ऐसी प्रजातियों के नाम लिखवा रही हूँ जो हमारी ग्रीड की वजह से ना गायब हो गई, विलुप्त हो गई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखाती हूँ, एक डोडो बर्ड थी मॉरिशियस में, है ना, वो पूरी विलुप्त हो चुकी है। वैसे आप देखोगे पहले के जमाने में वो कबूतर नहीं होते थे जो एक से दूसरी जगह अपना मैसेज लेके जाते थे, कबूतर जा जा जा, है, तो वो पैसेंजर पिजन्स, वो भी नहीं है। ठीक है, वैसे ही टस्मानिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की अच्छा
टस्मानिया कहाँ पे है? वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया, बट टस्मानिया है कहाँ पे ये आप मुझे जरूर बताना। इससे क्या होगा, आपकी मैपिंग प्रैक्टिस भी होती चलेगी, ठीक है। तो ये टस्मानिया जो आप देखोगे ना, पहले वहां पे भी टाइगर एग्जिस्ट करते थे, पर वो भी नहीं रहे। वैसे ही आपका क्वागा होता है, ठीक है, जो एक जेब्रा की ही आप बोल सकते हो छोटी प्रजाति थी, वो साउथ ईस्ट अफ्रीका में मिलती थी आपको, ठीक है, समवेयर हियर, वो भी नहीं रही, ठीक है। फिर आपका एक फॉकलैंड आइलैंड्स होते हैं, जैसे अगर आप अपना मैप बनाओगे तो ये नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे आपको ये फॉकलैंड आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक वुल्फ की प्रजाति रहती थी, वो भी गायब हो चुकी है। वैसे ही आप देखोगे कि आपकी जो एटलस माउंटेन्स नहीं है, अच्छा बताना मुझे ये कहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये एटलस माउंटेन्स में आपको एक बियर स्पीशीज मिलती थी, वो भी नहीं रही, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कि आपका ये इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बाली होता है ना, तो जावा, बाली, वहां पे भी एक टाइगर स्पीशीज रहती थी, वो भी अब पूरी विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नीड है ना, वो ग्रीड में बदल गया। हमने वहां के पर्यावरण को पूरा बदल डाला कि ये स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। फिर आप देखोगे हम चलते हैं को एक्सटिंक्शन की तरफ, जो इवल क्वार्टेट में लास्ट कहीं ना कहीं कॉज है, ठीक है। मैं वो 10 कॉज में नहीं बोल रही कि लास्ट है, मैं बोल रही हूँ जो इवल क्वार्टेट में हम कॉजेस पढ़ रहे थे उसमें ये लास्ट कॉज है। तो ये को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था ना कि जैसे सपोज कि कोई एक जानवर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई पैरासाइट रहती है, अगर ये जानवर गया तो ये पैरासाइट भी चलता बनेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रजातियां कि भाई वो एक प्रजाति के जाने पे उसकी जो एसोसिएटेड प्रजातियां है ना, वो भी विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल फिगर वॉस्प वाला हो जाएगा, आपकी कोई भी एनिमल और उसके ऊपर पैरासाइट की कोई स्पीशीज हो गया, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। वैसे ही आपको पता है कि कई प्रजाति जैसे लिचन जो होती है वो एल्गी और फंगस दोनों से मिलती है, तो अगर एक भी गई तो लिचन अपने आप गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखोगे उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वैसे ही आपको याद है हम लोगों ने एक ऑब्लिगेटरी, हम म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हमने वहां पे ऑब्लिगेटरी और फंक्शनल के बारे में पढ़ा था। तो जो भी ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म फॉलो करते हैं ना, वो सारे को एक्सटिंक्शन का शिकार हो सकते हैं या हुए हुए हैं या हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक गायब हुआ तो दूसरा अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये तो आपका इवल क्वार्टेट खत्म होता है। अब आपके है ना बाकी बचे हुए कारण भी हैं, जैसे आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए, या फिर आपका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो अपने आप में आप देखोगे इतना बड़ा इशू बना हुआ है, ठीक है। तो वो अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम एक काम करेंगे, चलो एक काम करते हैं, लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, तो जीएमओ जो है ना, इसके बारे में एक छोटा सा मुझे बस एक लाइन लिख के बता दो आप कमेंट्स में कि मैम जीएमओ का मतलब ये होता है। हम नेक्स्ट क्लास में दो बड़े टॉपिक्स हैं और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं और इनके बारे में ना हमें ज्यादा पता भी होना चाहिए, तो हम जीएमओ और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन आपका होमवर्क क्या है, मुझे एक लाइन में बताना कि जीएमओ क्या होता है, ठीक है। तो हम इसी के साथ फिर से मिलेंगे, होमवर्क प्लीज करना और तब तक के लिए धन्यवाद।